कर लो बात। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में शुक्रवार को सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक समापन के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया है कि कैबिनेट में 10 फैसले लिए गए हैं, जिसमें चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए देव स्नातनम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। ये अधिकारी कोविड से संबंधित एसओपी को लागू करने के लिए निगरानी का काम करेंगे। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन भी लगाई जाएगी। 1 जुलाई से चमोली में बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन की स्थानीय लोगों को अनुमति होगी। सीमित संख्या के साथ जिसकी एसओपी पृथक से जारी की जाएगी कि कितने लोग एक दिन में यात्रा कर सकते हैं, इस कैबिनेट के साथ और सभी व्यवस्थाएं जो जरूरत करने के साथ साथ चारा धामों में एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति, जो जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर एसओपी को जारी करने के साथ साथ विभिन्न सुविधाओं को देखने का काम करेगा। तो उत्तराखंड के कैबिनेट और हरिद्वार प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने जिला योजना की बैठक ली। बैठक में भाजपा विधायक सुरेश राठौर, कुंवर प्रवीण सिंह चैंपियन, प्रदीप बत्रा, देशीराज कर्णवाल, कांग्रेस विधायक ममता राकेश समेत जिले के सभी विधायक और कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिले की तमाम योजनाओं पर चर्चा भी की गई। सभी विधायकों ने अपनी अपनी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों और समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव रखा। मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि सभी विधायकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान करने के लिए निर्देश भी दिए। हालांकि अभी हरिद्वार जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ है, लेकिन सभी विधायकों ने विभागों के परिवहन के आधार पर अपनी विधानसभा में होने वाले विकास कार्यों और संबंधित समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव भी रखे हैं। मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि आने वाली जिला योजना की अगली बैठक में सभी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा कर उनका निदान किया जाएगा। एक चुनौती भी हमारे सामने और एक जो हमारे खादर क्षेत्र है, जो हमारा नदी क्षेत्र है, वहाँ पर जो बाढ़ से कटाव होता है उसको कैसे रोकथाम की जाए, उसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाए, जिससे कि उस नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काश्तकारों का, वहाँ के स्थान के जो लगे हुए क्षेत्र के लोग हैं उनका नुकसान से हम उनका बचाव कर सकें। इसमें हमारा निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारा इस पर फोकस होगा। जिला योजना 2021-22 का बैठक आज माननीय प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में किया गया है। इसमें जो है इस वर्ष का जो विभागीय परिव्यय, प्रत्येक विभाग को कितना परिव्यय मिलना है उसका जो है तय किया गया है। इसके बाद जो है अगला 15 दिनों में जो है अगला बैठक करने का विचार हुआ है, तो जिसमें जो है कई सारा जो नियमानुसार जो प्रस्ताव जो प्राप्त होगी उसका जो है तय करेंगे अगला बैठक में। एक चुनौती भी हमारे सामने और एक जो हमारे। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के निर्देशन में कृषि उत्पादन मंत्री समिति के पूर्व अध्यक्ष चोपड़ा के संयोजन में मंडी क्षेत्र में कारीगर, अड़ाती व्यापारी, पल्लेदार, सफाई कर्मचारी और मंडी समिति के अधिकारी और कर्मचारियों को आयुर्वेदिक आयुष काढ़ा किट और साथ में हर्बल पौधों को वितरण किया गया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के निर्देशन में ही कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए कृषि उत्पादन मंडी में कार्य करने वाले सभी लोगों को अरुणाचल वितरित की गई, ताकि आने वाले संक्रमण से बचा जा सके। तो निश्चित रूप से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो सीएम हाउस भी तमाम जो पीड़ित होंगे उनके लिए खोल दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ जब राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार की धारणा रखता हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एक कार्यकर्ता के रूप में कि उन क्षेत्रों में ये आयुष किट पहुँचाएँ, वहाँ संदेश दें जो असंगठित क्षेत्र में निवास करता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे मंडी समिति के अंदर बहुत से जो मजदूर भाई हैं, पल्लेदार हैं, उन्हें ना तो किसी प्रकार की कोई वैक्सीनेशन हुई है,
और ना किसी प्रकार की कोई उनको जागरूक करने के लिए किसी प्रकार की कोई पहल की गई है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। हमने अभी तक 24,000 प्लस किट डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं आयुष रथ के माध्यम से। आयुष विभाग हमेशा ही पर्यावरण के प्रति जागरूक रहा है। हमने हरिद्वार जनपद में 3-4 हर्बल गार्डन डेवलप कर रखे हैं, जिसमें 2 हर्बल गार्डन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भोगपुर और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बागरपुर खाकर में पूर्णतया कंप्लीट है। इसमें हमने विभिन्न तरह के औषधि पौधों का खबर लक्सर से है, जहां कुंभ मेले में हुए कोविड घोटालों को लेकर कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार हमला बोल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस सेवा दल की कार्यकर्ताओं ने लक्सर में भाजपा सरकार के खिलाफ आयोजित की गई बैठक में सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राकेश रस्तोगी से कहा है कि भाजपा के कुंभ कोविड घोटाले ने भारत को दुनिया भर में बदनाम कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जहां एक तरफ पूरा देश कोविड महामारी से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकारें कोविड की जांच के नाम पर जमकर घोटाले करने में लगी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कोविड घोटाले के विरोध में आगामी 27 जून को पीसीसी चीफ की अगुवाई में तमाम जिले के मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के पुतले दहन करेगी। घोटाले की जांच हाईकोर्ट के जस्टिस की देखरेख में कराए जाने की मांग भी की गई। मोदी की सरकार ने, तीरथ सिंह रावत की सरकार ने घोटाले की आग में झोंक दिया है। पूरी दुनिया में मजाक बन रही है। अरे टीकाकरण में भी खा गए, कहीं तो बकस दो, माफ करो जनता को। डीजल पेट्रोल की आड़ में लोगों का खून चूस रहे हो और घोटालों की आड़ में कमीशन खा रहे हो। आपकी बख्शीश नहीं होगी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने हर की पैड़ी पर उपवास रखा है और मांग की है किसी पुलिस अधिकारी से जांच ना हो, किसी सीबीआई से जांच ना हो, नैनीताल हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच होनी चाहिए। साल बाद हिंदुओं का कुंभ मेला होता है। तो हरिद्वार से देहरादून कूच करने जा रहे भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों को पुलिस ने हरिद्वार में ही रोक दिया। दिल्ली में किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने देहरादून में गवर्नर हाउस का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया था, जिसके बाद जिस कार्यक्रम को पुलिस ने कामयाब होने नहीं दिया है। नाराज किसानों के बीच हाईवे पर ही धरना प्रदर्शन किया गया। बाद में प्रशासन के अनुरोध पर किसानों ने धरना भी समाप्त किया और अपनी मांगों को लेकर एडीएबीएम के मिश्रा को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए हैं उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। हरिद्वार में जितने भी टोल प्लाजा है वहां किसानों से टोल पर कोई टैक्स ना लिया जाए। किसानों ने चेतावनी ये भी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली में किसान आंदोलन के साथ ही हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर भाकपा माले की तरफ से लालकुआं के बिंदु खत्ता क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। इस दौरान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ बोलते हुए कहा है कि किसानों के आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार किसानों से वार्ता करने और किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि सरकार अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा और भाकपा माले कड़ा विरोध करते हैं। किसानों के समर्थन में आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर लगातार जारी है। इस दौरान भाकपा माले के वरिष्ठ नेता बहादुर सिंह जग्गी ने कहा है कि सरकार तानाशाह रूप अख्तियार किए हुए है। लोकतांत्रिक तरीके से किसानों के प्रदर्शन को दमनकारी नीतियों के तहत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है। कृषि कानून, काले कृषि कानून किसानों की, आम देश की, गरीबों की, आम जनता की बर्बादी के ये तीनों कृषि कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेती तब तक जो है ये किसान आंदोलन जारी रहेगा। 7 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान बैठे हैं। पूरे देश में करोड़ों किसान आंदोलित हैं इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के लिए। लेकिन मोदी सरकार अपनी हठधर्मी पर अड़ी है और किसानों से जो है वार्ता नहीं कर रही और अडानी, अंबानी और तमाम कॉरपोरेट घरानों की जो है वो चार्जकारिता में लगी है। तो रामनगर तहसील परिसर में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त किसान मोर्चा के लोकतंत्र बचाओ खेत बचाओ के आह्वान पर सभा को सांकेतिक धरना दिया, जिसमें उप जिलाधिकारी रामनगर के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी भेजा गया।
कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई। आपको बता दें कि पिछले 7 महीने से देश के किसान अपनी मांगों, कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। वो ठंड, गर्मी, बरसात की मार झेलते हुए शांतिपूर्वक अपने देश की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो कृषि कानून 2020 में संसद से पास कराए गए हैं वो उनके खिलाफ अतः रद्द करें। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उन्होंने आह्वान किया है कि लोकतंत्र बचाओ और खेती बचाओ। जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, 6-7 महीने हो गए उनको, ये तीनों कृषि कानून वापस लें, MSP का कानून बनाया जाए। तो कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए बंद रखी गई चारधाम यात्रा को आगामी 1 जुलाई से शुरू करने के फैसले पर कल देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अपनी मुहर लगा दी है। इसके अनुसार पहले चरण में सिर्फ उसी जिलों के लोगों को दर्शन दिए जाएंगे जिन जिलों में धाम स्थापित है। इसको संचालित करने के बाद शासन ने बाकायदा 3 सीनियर IAS अधिकारियों को भी तैनात किया, जो संबंधित जिला प्रशासन और देव स्नातनम बोर्ड के साथ समन्वय बनाकर यात्रा को संचालित करने में सहयोग करेंगे। और कैबिनेट के फैसले के अनुसार देव स्नातनम बोर्ड को चारधाम यात्रा को 1 जुलाई से शुरू करने को भी कह दिया गया। अभी जिला चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही धामों के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के लिए अलग सी SOP जारी की जानी है और उपरोक्त सीनियर IAS अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वो यात्रा की SOP को ठीक से लागू कराएं। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है और स्थानीय जो जनता है वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे, केदारनाथ जी के और गंगोत्री यमुनोत्री के। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। इसके साथ साथ ये भी था कि जो RT-PCR और एंटीजन टेस्ट है, लेकिन कुछ रिपोर्ट ऐसी है जो कि हरिद्वार से आती है 3-4 दिन में, अगर वो उस तरह से होगा तो लोगों को दिक्कत हो सकती है। सरकार का जो है कदम सराहनीय है और इन 10 दिनों में सरकार देखेगी, क्योंकि सरकार को पूरी जनता के स्वास्थ्य का जो है ख्याल है और इन 10 दिनों में सरकार समीक्षा करेगी कि ये इसके परिणाम क्या निकलते हैं। अगर लोग जो है सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करते हैं तो 11 तारीख से हो सकता है। तो खबर चमोली से है, जहां गुरुवार देर रात को SDRF को सूचना मिली है कि घाघरिया हेमकुंड ट्रैक रूट में 2 विदेशी सहित 4 ट्रैकर ट्रैकिंग के लिए निकले थे, जिनमें 2 सकुशल वापस आ गए, लेकिन एक विदेशी ट्रैकर सहित 2 ट्रैक्टर लापता हो गए हैं, जिनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के आदेश पर SDRF के सेनानायक के दिशा निर्देशन में पांडुकेश्वर में स्थित SDRF टीम ने हेड कांस्टेबल मंगल सिंह भाकुनी के नेतृत्व में स्थानीय पुलिस के साथ तत्काल ट्रैकरों की सर्चिंग के लिए हेमकुंड ट्रैक रूट पर रवाना भी हुई। शुक्रवार की देर शाम को ही रेस्क्यू टीम इंचार्ज की ओर से सैटेलाइट फोन से कंट्रोल रूम को सूचित भी किया गया कि गहन सर्चिंग के उपरांत दोनों ट्रैकर हेमकुंड में करीब मिल गए हैं, जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है और घबराए भी हुए हैं। दोनों ट्रैकरों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। तो देहरादून के सहसपुर में पुलिस और SOG ग्रामीण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 313 ग्राम हीरोइन के साथ दंपति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई हीरोइन की कीमत लाखों में आंकी गई। जिस दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो शातिर किस्म के तस्कर हैं। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। CO दफ्तर में खुलासा करते हुए कहा गया है कि तस्करों की गिरफ्तारी के लिए थाना पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें भी बनाई थी। एक टीम ने चेकिंग के दौरान वाहन में सवार दंपति और एक व्यक्ति से पूछताछ के लिए रोका। तलाशी लेने पर उनके पास से हीरोइन बरामद हुई। आरोपियों की पहचान फुरखान निवासी तिमली थाना सहसपुर, उसकी पत्नी महनाज और सत्तार निवासी टोका पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है। पूछताछ में मुख्य आरोपी फुरखान ने कहा है कि वो बरेली UP से हीरोइन सस्ते दामों में लाता था। किसी को शक ना हो इसलिए वो इस कार्य में अपनी पत्नी का ही सहारा लिया। से अभियुक्त सत्तार को पैसे कमाने का लालच देकर वो अपने साथ उसे इस गौरख काम में लगा दिया। 20 तारीख की रात्रि में 11 बजे के आसपास एक कार जो है टाटा टियागो, इसको चेकिंग के लिए रोका गया और चेकिंग के दौरान इसमें 3 व्यक्ति मिले हैं, एक महिला और 2 पुरुष, जिनके कब्जे से करीब 313 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसको उनके द्वारा बताया गया कि ये बरेली से लाए हैं
और ये ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में नौशाद वगैरह जैसे लोग हैं इनको देते हैं जो कि इसको सप्लाई करते हैं। तो हल्द्वानी के भनभूलपुरा थाने में पुलिसकर्मियों से नशे की हालत में 6 युवकों ने जमकर मारपीट की है। गोलापुल पर चेकिंग के दौरान रोकने पर युवकों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट में पुलिसकर्मी की वर्दी फट गई और वो घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिटी जगदीश चंद्र का कहना है कि चेकिंग के दौरान ऑटो और बाइक में सवार युवकों से जब पुलिसकर्मी ने पूछताछ की तो युवकों ने नशे की हालत में गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। सिपाही की तहरीर पर सभी के खिलाफ सरकारी कार में बाधा डालने की मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही उनकी बाइक और टेम्पो को भी सीज कर लिया गया। पकड़े गए सभी युवक गोलाबार के लच्छमपुर गांव के रहने वाले हैं। चेकिंग कर रहे थे उस समय एक टेम्पो में 6 नवयुवक आए थे और वो शराब पिए हुए थे। जब उनको चेकिंग के लिए उनसे उनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो उन्होंने वहाँ पे उपस्थित जो कर्मी हैं उनके साथ अभद्रता की और हाथापाई हुई है। पुलिस के द्वारा तत्काल इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध लालकुआं सहित आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनने पर भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाभादास जी महाराज के नेतृत्व में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक रवि सोनवाल के समक्ष दर्जनों लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। इस दौरान पूर्ति निरीक्षक रवि सोनवाल ने कहा है कि कोविड काल की वजह से विगत 2 वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी आपात्र लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारण किए हुए हैं उन्हें हटाकर पात्र लोगों के कार्ड को जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राशन कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसे में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन से मांग की गई है कि उनके क्षेत्र में कैंपेन बढ़ाई जाए ताकि बचे हुए लोगों को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। आपको बता दें कि भारतीय चैतन्य बौद्ध महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत ने यह भी कहा है कि यदि जल्द ही गरीबों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके राशन कार्ड नहीं बनाए गए तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर समस्या अवगत कराया जाएगा और जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन के लिए भी वो लोग बाध्य होंगे। इस प्रकार से हमने देखा है और ये लोग जिनकी ना नौकरी है और ना ही इनकी ज़मीन है, ऐसे लोगों को जिनको राशन कार्ड इश्यू होने चाहिए बीपीएल कार्ड वो नहीं दिए गए हैं। और कई लोगों के हमारे पास संज्ञान में बातें आई हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये लेकर के बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। अगर ये ऐसे लोगों को अगर प्रशासन जल्द से जल्द अगर इन लोगों का पर्दाफाश नहीं करती है और इन गरीब वर्गों के लोगों का काम नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। 2 वर्षों से कोविड। तो लालकुआं विधानसभा में जनता का पैसा बर्बाद कैसे हो रहा है ये देखना है तो आपको लालकुआं में सरकारी योजनाओं को देखकर आसानी से पता चल जाएगा। यह जनता की सुविधा के लिए बीजेपी सरकार में बनाए जा रहे भवनों और सड़कों की हकीकत बयां करती नजर आती है। विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं से बने कुछ भवन निर्माणाधीन पड़े हुए हैं जिनका पिछले कई सालों से कार्य चल रहा है लेकिन आज तक ये कार्य पूरा ही नहीं हो सका। हालात देखकर तो यही लगता है कि शायद कभी पूरा भी ना हो। बीते 4 साल पूर्व क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका ने जनता की मांग पर लालकुआं की बंगाली कॉलोनी स्थित लगभग 4 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू भी कराया था जिसका क्षेत्र विधायक खुद 2 बार शिलान्यास भी कर चुकी हैं लेकिन शिलान्यास के बाद भवन का कुछ भी कार्य नहीं हुआ। भवन निर्माण कार्य शुरू होते ही कार्य को बंद कर दिया गया। आज भवन की हालत बद से बदतर हो चुकी है। 4 साल बीत चुके हैं, 4.5 साल का समय बीत चुका है भाजपा की डबल इंजन की सरकार बने हुए। ये हर जगह बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी जैसे हमारे क्षेत्र का सामुदायिक भवन है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कह सकते हैं बीरबल की खिचड़ी हो गई है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लक्सर की, जहां ट्रेन से देहरादून जा रही महिला लक्सर स्टेशन पर उतरी तो बेटे से वो बिछड़ गई। सूचना पर लक्सर जीआरपी ने ट्रेन में जा रहे महिला के बेटी को हरिद्वार स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से लक्सर बुलाकर उसकी मां से मिलवाया। आपको बता दें कि गोंडा के मोतीगंज निवासी रामतीयज देहरादून में रहकर छोटा मोटा काम किया करते थे। वो अपनी पत्नी प्रमीला और बेटे जसमिंद्रा के साथ देहरादून में ही रहते थे। 2-3 साल पहले रामतियास की मौत हो गई थी। इसके बाद भी प्रमीला 10 वर्षीय बेटी को देहरादून में ही रहकर काम किया करती थी। करीब 10-15 दिन पहले मां बेटे पुश्तैनी गांव गोंडा गए थे। शनिवार को दोनों गोरखपुर देहरादून रावकी गंगा एक्सप्रेस में बैठकर देहरादून लौट रहे थे, लेकिन लक्सर से पहले मां बेटे ने खाना खाया। इसके बाद ट्रेन लक्सर में रुकी तो बोतल में पानी भरने के लिए वो नीचे उतर गई।
इस दौरान ट्रेन चल पड़ी तो प्रमीला लक्सर में ही रह गई, जबकि बेटा ट्रेन में आगे चला गया। हमारा लड़का छोले भटूरे खात रहा, बस उतर पानी ले आए, बंदौले पानिया ले लाए, बतौले कड़िया छूट गए, बस डब्बा बहाए के बंदौरन होता है, तो गाड़ी चली गए। बच्चा मिल गया जबलपुर में? बच्चा तो मिल गया है। यह है कि ये लक्सर में महिला, ये बच्चा रात की ट्रेन आ रही थी, तो ये महिला बच्चा साथ में थे। ये जो है बच्चे को कुछ खाने के लिए दिया, उससे पानी लेने के लिए उतरी। उसके बाद बच्चा ट्रेन चली गई, बच्चा चला गया, ट्रेन में आ गई, ये यहीं छूट गई। उसके बाद इसने आगे बताया हमको, तो हमने फिर जो है SOGRP हरिद्वार कुमार जी को बताया, तो उनके द्वारा बच्चे को जो है ज्वालापुर उतार ले गया। इस महिला को उन्होंने वहाँ से व्हाट्सएप फोटो भेजी है, महिला को फोटो दिखाया है, तो उसने उसको तस्दीक कर लिया कि हाँ यही मेरा बच्चा है। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा दी थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर को और घातक माना जा रहा है। तीसरी लहर में डेल्टा प्लस के नाम के वायरस फेफड़ों से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरी लहर की चेतावनी के बाद चिकित्सक लोगों को आगाह करने में जुट गए हैं, जबकि सरकार भी इस तीसरी लहर से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। विशेषज्ञ की माने तो तीसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फेफड़ों को ही प्रभावित करेगा। इससे बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सफर करने से परहेज करें। इन्हीं सावधानी से इस घातक महामारी से बचा जा सकता है। 2 वर्षों से आप लोग भी जानते हैं क्या नाम है कि कोरोना का काल रहा है, और ये वर्ष भी हमारा कोरोना का ही काल रहा है। इसमें क्या नाम है कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, खासकर यंग लोगों की। अब वो उसमें कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकती है या केवल कोरोना भी हो सकता है। ये तो जांच की विषय है या हमारे उनके द्वारा है। नई बात क्या नाम है, इनको जो नाम देना, तो कोरोना में म्यूटेशन होता रहता है। ये वायरस है जिसमें वो म्यूटेट करता रहता है। उसी म्यूटेशन के आधार पर जो जातियाँ उत्पन्न होती हैं उसे हम नाम, वैज्ञानिक हमारे नाम देते रहते हैं। तो नशे की गर्त में डूबते युवाओं को इसकी वजह से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने और उन्हें नशे की लत से बचवाने के लिए मंगलौर कोतवाली परिसर में मंगलौर पुलिस के सहयोग से मुस्लिम सेवा संगठन के द्वारा बड़ा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत युवाओं द्वारा जागरूकता रैली भी निकाली गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में आयोजित ये जागरूकता अभियान मंगलौर कोतवाली परिसर से मंगलौर कस्बे के मुख्य मार्गों पर किया गया है। इस मौके पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने कहा है कि डीजीपी अशोक कुमार के आदेश पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से बचाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे जागरूकता अभियान में हमें जन सहयोग भी मिल रहे हैं। मुस्लिम सेवा संगठन की एक पहल है और उत्तराखंड पुलिस इसमें हमारा सहयोग कर रही है, और उन्होंने एक डीजीपी साहब अशोक कुमार जी ने एक पहल स्टार्ट की थी जिसमें हमने आगे बढ़कर हिस्सा लिया। मंगलौर के अंदर नशे की प्रवृत्ति युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अभिभावक लेवल पर भी, टीचर्स के लेवल पर भी, समाज के लेवल पर भी हम लोग इसको रोकने में फेल हुए हैं, अभी तक विफल साबित हुए हैं। उसकी वजह लोगों के अंदर पुलिस को लेकर एक डर है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो हम ही से पूछताछ होगी, जिसको दूर करने के लिए हमारे निरीक्षक साहब ने, प्रभारी साहब ने ये पहल की कि हम लोग को बुलाया और इसको साथ में लिया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें और उनको इसकी बुराइयां समझा सकें। हमारे उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया गया है, साप्ताहिक अभियान, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ जनता में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए और नशे की रोकथाम के लिए कार्रवाई करनी है। इसमें हम जन सहयोग से जो है नशे के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे हम आम लोगों में जन जागृति आए, क्योंकि नशा काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और हालांकि हम पुलिस इसमें कार्रवाई करते रहते हैं। तो रामनगर में सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आगमन होना है, जिसको लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित करते हुए हाशिम ने अपने ज्ञापन में मुख्यमंत्री से मांग की है कि विधानसभा रामनगर में संभावित चिंतन शिविर में भाग लेने जब मुख्यमंत्री रामनगर में पहुंचेंगे तो उत्तराखंड सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री को प्रमाण मिले द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। एक और, जहां उत्तराखंड की वर्तमान भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त विजन पर कार्य करने के लिए ताल ठोकती है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अब जबकि आगामी विधानसभा चुनाव पास है, तो ऐसे में भाजपा को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय संबंधित विभागों में भ्रष्टाचार की जांच करते हुए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, आज
हमारे द्वारा उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाना था। उप जिलाधिकारी महोदय अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, तो उनसे फ़ोन में संपर्क स्थापित हुआ, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि जो आप द्वारा ज्ञापन है वो तहसीलदार महोदय को दिया जाए। तो आज हमारे द्वारा ज्ञापन जो है तहसीलदार महोदय को दिया गया। उसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा वो ये रहा कि आगामी 27, 28 और 29 में माननीय उत्तराखंड जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनका रामनगर आगमन है, तो जिसमें उनका रामनगर आगमन में हमने उनसे कुछ समय लेने के लिए दरखास्त करी है। उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रकार पिछले 2017 से 2022 के दौरान उत्तराखंड तो टिहरी में जंगली मशरूम खाने से मां और बेटी की हालत बिगड़ गई। दोनों को जिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड के अंदर भर्ती करा गया। टिहरी जिले के भाड़ियाना गांव में मवेशियों के लिए चारा लेने गई मां बेटी ने जंगलों से जंगली मशरूम लाकर खा लिया, जिससे दोनों की तबीयत खराब होने लगी। गाँव वालों ने दोनों को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया, जिनका डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। इन्होंने जंगल से बरसाती मशरूम खाए, जो यहाँ पहाड़ों में काफ़ी खाए जाते हैं। शायद जो मैंने यहाँ पता किया तो जो जंगली मशरूम होते हैं उसमें कई जहरीले मशरूम भी होते हैं, तो जिसको खाने से वो डिपेंड करता है, कई तरीके का जहर होता है, अलग अलग स्पीशीज़ होती है मशरूम की। तो जो इन्होंने कौन सा खाया है तो बताना बहुत मुश्किल है। इन्होंने खाने में सब्जी बना के अपना खा लिया, फिर इनको रात में उल्टी, दर्द, पेट में दर्द, ये सब शुरू हुआ, जिसके बाद ये हमारे इमरजेंसी में आए। इनको बेसिक ट्रीटमेंट देके फिर इनको आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा। पेट वेट की इनकी सफाई करी, नाक में नली डाल के खाने की। फिलहाल ये अभी ठीक है दोनों। अभी इनको हम करीब 60 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखें। तो सरकार द्वारा सुखद और आसान यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड के चौकीकरण का कार्य इन दिनों प्रगति पर है, लेकिन निर्माणदायी कंपनियों के द्वारा मानकों के अनुरूप कार्य न करने की शिकायत पर तहसीलदार शिप्रा वर्मा ने तहसील क्षेत्र कंडीसौड़ में ऑल वेदर रोड का निरीक्षण किया। तहसीलदार ने रिखेली खाला में बन रहे डंपिंग जोन में मानकों के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से कार्य न होने को लेकर कंपनी प्रबंधन को फटकार लगाई और जल्द डंपिंग जोन के बाहर लगने वाले जरूरी सुरक्षा उपाय, पानी की निकासी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में जल्द खुल सकते हैं उच्च शिक्षा संस्थान। कोरोना की लहर धीमी पड़ने के साथ ही सरकार कॉलेज खोलने की कर रही है तैयारी। कम केस वाले जिलों में पहले खुलेंगे कॉलेज। परीक्षाओं के मद्देनजर विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने की तैयारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे अब। सरोवर नगरी नैनीताल में राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में स्थापित डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉ कॉलेज मूट कोर्ट का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर राज्यपाल श्री मौर्य ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक सेवाओं और अकादमिक उपलब्धियों की दिशा के बारे में भी जानकारी दी और साथ ही साथ इसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा है कि इस साल कोरोना संकट के बीच विश्वविद्यालय का कार्य चुनौतियों से भरा रहा है। तो वहीं पौड़ी पुलिस लगातार माननीय संवेदनाओं को समझाने वाले अनोखों कार्य कर रही है, जहां पर खाकी हर कार्य करती हुई भी दिख रही है जिससे किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। ऐसा ही एक मामला थाना सतपुली क्षेत्र से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला थाना सतपुली पहुंची। अपनी समस्या थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल को सुनाते हुए वो अपने घर पर अकेली रहती है। विधवा महिला है वो और आजीविका का भी कोई साधन उसके पास नहीं है। विगत दिनों हुई भारी बारिश के कारण उनका पुश्तैनी घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, ये कहना था उनका, जिसमें बारिश लगातार हो रही बारिश के कारण से छत से पानी भी टपक रहा है, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने महिला की मदद की है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।